हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट अंडर जीएसटी, यानी कैसे हम क्वांटिफाई करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि कितना हमारा जीएसटी बनता है। यानी देखो, जीएसटी पे करना है, टैक्स पे करना है, तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका टैक्स कितना बनता है। तो ये क्या, इसी को हम बोलते हैं असेसमेंट। और जो ये काम होता है किसका होता है, मेनली तो ये काम होता है आपके असेसी का, यानी जो टैक्स पे करने वाला है उसकी खुद की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, जो जो उसने सप्लाई की है उनको क्लासिफाई करे कि किस कौन से सप्लाई किस चीज़ के अंडर आती है। उसके बाद उनकी वैल्यूएशन करे और उनके रिगार्डिंग टैक्स पता लगाए कि कितना टैक्स उसकी सप्लाई पे बनेगा। और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने रिटर्न्स में सबमिट करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स को पे करता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी खुद ऐसा करता है, क्योंकि देखो जीएसटी का सिस्टम है तो आपका ट्रस्ट पे बेस कि एसएससी जो कैलकुलेट करेगा उसी के बेस पे वो टैक्स दे देगा। बट एसएससी के ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है तो अब उससे कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर वो सीधा पूरा का पूरा ट्रस्ट के बेस पे रह जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा टैक्स को पे कर देंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कम ही टैक्स को पे कर देंगे। तो उसके लिए डिपार्टमेंट भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करता है कि जिसके में भी उसे कमी लगती है या उसे मन करता है वो उसको असेस कर सकता है। मेनली जो आपकी असेसमेंट है उसका मतलब है डिटरमाइन करना, क्वांटिफाई करना कि कितना आपका टैक्स बनता है। अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो जो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 है, किसका, आपके सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 है, वो क्या कहता है कि असेसमेंट का मतलब है डेटरमाइन करना, किसको, टैक्स लायबिलिटी को। यानी असेसमेंट मीन्स डेटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसमें सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सभी की सभी इंक्लूडेड है। जो मैंने ये डेफिनेशन बोली अभी समझ नहीं आई होगी क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ कर दिए। तो पहले हम असेसमेंट के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन के ऊपर दोबारा आएंगे, फिर समझेंगे कि ये क्या थी। देखो, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट होती है वो दो पर्सन करते हैं, जैसा अभी हमने बात की थी। या तो टैक्स पेयर करेगा, यानी जिसको टैक्स पे करना है वो खुद करेगा, या फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज करेंगी। पहले बात कर लेते हैं जो टैक्स पेयर करेगा। तो जो टैक्स पेयर असेसमेंट करता है उसे हम नाम देते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ यानी अपने आप, असेसमेंट यानी कैलकुलेशन, यानी टैक्स पेयर अपने आप जब टैक्स को कैलकुलेट करता है, अपने आप डिटरमाइन करता है कि उसका टैक्स सीजीएसटी एक्ट के अंदर कितना बनता है, उसे बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट, जो कि प्रेस्क्राइब है आपकी सेक्शन 59 में। एक असेसी, एक टैक्स पेयर, एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, अपने आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करेगा और जो उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा उसी को रिटर्न के थ्रू डिपार्टमेंट को बताएगा और उसी को पे कर देगा। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। दूसरी बात है असेसमेंट बाय टैक्सेशन अथॉरिटी। जो टैक्सेशन अथॉरिटी असेसमेंट करती है वो मेनली 4 टाइप की होती है। फर्स्ट, प्रोविजनल असेसमेंट। सेकंड, स्क्रूटनी असेसमेंट। असेसमेंट। थर्ड, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एंड लास्टली समरी असेसमेंट। चारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी असेसमेंट होती है। पहले बात करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट की। ये आपकी स्पेसिफाइड है सेक्शन 60 के अंदर। ये क्या कहता है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है कि अगर आपका जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करने वाला है, वो अपने टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा,
देखो हमने बोला वो सेल्फ असेस करता है, लेकिन उसको सेल्फ असेसमेंट करनी नहीं आ रही, या तो उसे ये नहीं पता है कि जो वो पर्टिकुलर सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या बनेगी। हमने वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई चैप्टर किया था कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे टैक्सेबल वैल्यू। अब जो वो असेसी है, या तो उसे वो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आ रही, या उसे रेट समझ में नहीं आ रही, यानी वो किसी भी तरीके से अपने टैक्स की असेसमेंट करने में कैपेबल नहीं है। तो ऐसा पर्सन क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट की जाए। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या होगा, एक बार जो रेट प्रोविजनल बेसिस पर जो उसको टैक्स लगता होगा, जो डिपार्टमेंट को लगता होगा, उतना वो पे कर देगा। बाद में उसकी फाइनल असेसमेंट की जाएगी, चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में उसका टैक्स कितना बनता था। फिर दोनों की मैचिंग की जाएगी कि जो उसने प्रोविजनल बेस पर टैक्स दिया है और जो एक्चुअल टैक्स बनता था उसमें क्या डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अगर उसने कम पे किया होगा तो उससे और ले लिया जाएगा, अगर उसने ज़्यादा पे किया होगा तो उसका वापस कर दिया जाएगा। यानी एक बार उसे टैक्स कैलकुलेट नहीं करना आ रहा तो एक बार वो प्रोविजनल बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर अपने लायबिलिटी को पे कर दे, और उसकी फाइनल असेसमेंट की उसका कितना टैक्स बनता है वो बाद में की जाएगी। ये कब होगा, जब क्या है, आपका जो असेसी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, खुद से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट की जाए। और जब वो रिक्वेस्ट आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास पहुंचेगी, उसके बाद अगर क्या है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आपका रीज़न वैलिड है और आपकी जो असेसमेंट है प्रोविजनल बेसिस पर की जाएगी, तो उस पर्सन की असेसमेंट प्रोविजनल की होती है। जो टाइम पीरियड होता है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास 90 दिन का होता है, यानी जिस दिन उसके पास रिक्वेस्ट आएगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसकी एप्लीकेशन को करना होता है। यानी मेनली सर्कमस्टांसिस क्या हुई जब आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होगी, या तो जो आपका टैक्स पेयर है वो अनेबल हो गया है डिटरमाइन करने में वैल्यू, या फिर वो अनेबल हो गया है डिटरमाइन करने में रेट ऑफ टैक्स, और उसने अप्लाई किया है कि प्रोविजनल बेसिस पर करो, तो उस केस में प्रोविजनल बेसिस पर की जाएगी। अब जब प्रोविजनल असेसमेंट होती है तो कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं कि कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, कैसे टैक्स पे करोगे, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका रिक्वेस्ट बाय असेसी, यानी जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है अपने टैक्स की वैल्यू या उसकी रेट, तो उसको क्या करवानी है, प्रोविजनल असेसमेंट करवानी है। उसकी रिक्वेस्ट के बाद सेकंड स्टेप होगा ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। जैसे ही रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट को मिलेगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आएगी, उसके पास टाइम होगा 90 दिन का कि वो 90 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करे। अगर वो 90 दिन के बाद अंदर नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने ऑर्डर को पास नहीं किया है, ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। उसके पास करने के बाद थर्ड स्टेप होगा एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय असेसी, कि आपका जो असेसी है उसे एक बॉन्ड बनवाना है, जो भी डिपार्टमेंट कहेगा, यानी पैसे जमा करवाने हैं या सिक्योरिटी देनी है। अब वो किस लिए, अब आपके असेसी ने तो कह दिया कि वो क्या कर देगा, प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स दे देगा। अब बाद में आपका टैक्स ज़्यादा बनता हो, आपने कम दिया हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आप उसको पे कर दोगे। हो सकता है आप मना कर जाओ। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि बाद में इस टाइप की कोई इशू ना हो, डिपार्टमेंट क्या करता है, उस असेसी को बताता है कि उसे इतना अमाउंट जो है डिपार्टमेंट के पास एज अ बॉन्ड सबमिट करवाना है या इतनी सिक्योरिटी देनी है, ताकि अगर वो क्या है बाद में उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो ना दे तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से, उस बॉन्ड से उसको रिकवर किया जा सके। यानी एज अ सिक्योरिटी की वो बाद में अमाउंट पे कर देगा, उससे एक बॉन्ड सबमिट करवा लिया जाता है। बॉन्ड सबमिट होने के बाद फोर्थ स्टेप होगा आपका फाइनल असेसमेंट। ऑर्डर सेक्शन 60 सबसेक्शन 3, यानी फोर्थ स्टेप पर जो आपका
प्रॉपर ऑफिसर होगा वो क्या कर देगा, फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर पास कर देगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी उसके अकॉर्डिंग कि अब इस पर्सन की क्या की जाए, फाइनल असेसमेंट की जाए। फिर फिफ्थ स्टेप होगा आपका टाइम लिमिट फॉर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, कि कितने टाइम के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को पास करना पड़ेगा। तो जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होता है उसके पास टाइम होता है 6 महीने का, कि जिस दिन उसको कम्युनिकेशन हुई थी, किसको कम्युनिकेशन हुई थी, कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन है क्या करना चाहता है, अपना जो टैक्स है प्रोविजनल बेसिस पर पे करना चाहता है, और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया था कि आपकी ठीक है असेसमेंट प्रोविजन बेस पर कर दी जाएगी। तो उस ऑर्डर के पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर इस फाइनल असेसमेंट के ऑर्डर को क्या करना होगा, पास करना होगा, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपकी फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए। अगर आपका एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर चाहे तो इस टाइम को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, बट वो एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर इसको देखो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर करता है तो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, और इसी को अगर आपका सिर्फ कमिश्नर एक्सटेंड करना चाहता है तो उस केस में ये टाइम जो है 4 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। और ये सारा काम उन्हें रिटर्न में रीज़न को रिकॉर्ड करके करना होगा। अब क्या है, फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर पास कर चुके हैं, इसके बाद क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा इस फाइनल असेसमेंट के ऑर्डर का। 6 स्टेप है आपका इफ़ेक्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट। अब ये इफ़ेक्ट क्या होगा फाइनल असेसमेंट का, अगर क्या है, 2 केस हो सकते हैं। एक तो क्या आपने जो टैक्स पे किया था प्रोविजनल बेसिस पर वो क्या किया था, कम किया था। तो अगर आपने क्या किया था, वो कम पे किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट, जितना आपने कम पे किया था आपको वो विद इंटरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर कब तक का लगेगा, जो आपकी ड्यू डेट बनती थी उस टैक्स को पे करने की से उस डेट तक जिस दिन आपने उस टैक्स को पे किया है। चाहे वो टैक्स आपने फाइनल असेसमेंट से होने से पहले ही पे कर दिया हो, चाहे बाद में कर दिया हो, कि आपको पहले ही पता चल गया कि आपने कम पे किया है तो आप पहले पे करके जा रहे हो, या फाइनल असेसमेंट होने के बाद जिस दिन आप पे करोगे हम सिर्फ उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी से लेके जिस दिन आपने पे किया है उस टाइम के बीच के टाइम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और पूरा पैसा डिपार्टमेंट को जितना कम दिया था वो पे करना पड़ेगा। दूसरा केस हो सकता है कि अगर क्या है, आपका पैसा बनता कम था पर आप ज़्यादा दे चुके हो, तो उस केस में आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा, और जितना आपने एक्स्ट्रा दिया था उसके ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी आपको इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। यानी कोई भी टैक्स पेयर जिसको लगता है कि वो टैक्स की वैल्यू या रेट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसका ऑर्डर पास होगा कि आपकी ठीक है प्रोविजनल असेसमेंट कर दी जाएगी, वो ऑर्डर 90 दिन के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। फिर उसको एक सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, जैसा भी डिपार्टमेंट चाहेगा। फिर उसके फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर पास होगा, जो कि क्या है 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर चाहें तो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती हैं, बट वो एक्सटेंशन जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के केस में 6 महीने से ज़्यादा और कमिश्नर के केस में 4 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। और फिर क्या होगा, उस फाइनल असेसमेंट करने के बाद या तो आपने टैक्स जो है प्रोविजनल बेसिस पर ज़्यादा दिया होगा या तो कम दिया होगा। अगर आपने प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स ज़्यादा दे दिया था जबकि आपका बनता कम है, तो उस केस में आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। और अगर आपने कम दिया था, ज़्यादा बनता है आपका, तो उस केस में आपको विद इंटरेस्ट जितना पैसा कम दिया था वो पे करना पड़ेगा। ये थी आपकी प्रोविजनल असेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट आपकी प्रेस्क्राइब है अंडर सेक्शन 61। स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होती है कि जैसा अभी हमने बात की थी कि टैक्स पेयर अपना टैक्स जो है सेल्फ असेस करके भेजता है, तो डिपार्टमेंट क्या करना चाहेगा, इस बात को इंश्योर करना चाहेगा कि जो सेल्फ असेसमेंट की गई है वो सही है। तो सेल्फ असेसमेंट सही है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो भी पर्टिकुलर्स आपके रजिस्टर्ड पर्सन ने दिए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकते हैं, चाहे तो किसी की भी रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, यानी उसको चेक कर सकते हैं।
अगर क्या है उन्हें स्क्रूटनी करने पर कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिटर्न सही है, सब कुछ फिनिश हो जाएगी प्रोसीडिंग। बट अगर क्या है उनके ध्यान में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई भी चीज़ उन्हें सही नहीं लगती, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये किस बेसिस पर की है, उसके रिगार्डिंग आपसे सारे प्रूफ मांगे जा सकते हैं। जब आपकी डिस्क्रिपेंसी उन्हें बताओगे तो उस केस में अगर क्या है जो आपने उनको रिस्पॉन्स दिया, यानी उन्होंने आपको डिस्क्रिपेंसी बताई, उसका आपने जो रिस्पॉन्स दिया, अगर क्या है वो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या किया जाएगा, उस रजिस्टर्ड पर्सन को वो बता देंगे कि हाँ आपकी के जो आपने हमें रिस्पॉन्स दिया है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, और उसके बाद कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर क्या है जो रिस्पॉन्स आपने दिया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या फिर आप 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो देते ही नहीं हो, यानी उन्होंने डिस्क्रिपेंसी बताई लेकिन आपने उस डिस्क्रिपेंसी का कोई भी जवाब नहीं दिया है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। वो चाहे तो आपके ऊपर सेक्शन 65 के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, या फिर वो चाहे तो आपकी स्पेशल ऑडिट करवा सकता है कि इनके अकाउंट्स को चेक किया जाए कि कहाँ गड़बड़ है, या फिर आपको पेनल्टी ऑफेंसेस में हमने डिस्कस किया है सेक्शन 73 और 74 के अंदर कि आपका मेजर ऑफेंस मानकर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब है ये चेक करने के लिए कि आपने जो असेसमेंट दी है, जो आपने सेल्फ असेसमेंट की डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स में डाटा दिया है वो सही है या नहीं है, आपकी रिटर्न को चेक किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही होगा बात खत्म हो जाएगी, अगर उन्हें कुछ कमी लगेगी तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके रिस्पॉन्स से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि वो सेटिस्फाइड हैं, बात वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और अगर क्या है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे या फिर आप उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं देते हो तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर आपकी स्पेशल ऑडिट करवाई जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की असेसमेंट है हमारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखो जैसे इसका नाम ही बता रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब है कि जो आपकी असेसमेंट करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्सेशन अथॉरिटी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी मेथड उन्हें बेस्ट लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट कर सकती हैं। ये होगा कब कि अगर क्या है आपने कोई रिटर्न भरने में आप फेल हो गए हो और आपको नोटिस दे दिया गया है कि अब आपको रिटर्न भरनी है, लेकिन उस नोटिस के मिलने के बाद भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा सकता है आपकी। मेनली दो केसेस होते हैं जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवाई जाती है। फर्स्टली या तो आप क्या किया है, आपने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, यानी असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं उनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। या फिर अगर क्या है आपने अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, यानी आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन आप नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब आपने रिटर्न भी नहीं भरी होगी, तो उस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, यानी असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दोनों ही केस में कुछ प्रोविजंस हैं, अप्लाई होंगे। पहले बात करते हैं कि अगर क्या है आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी लेकिन आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो उस केस में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, और उस पर जो प्रोविज़न अप्लाई होंगे वो आपके मेंशन है सेक्शन 62 के सबसेक्शन 1 में। ये क्या कहते हैं प्रोविज़न? फर्स्ट प्रोविज़न है सरकमस्टांसेस कि किन केसेस में आपकी जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की। पहला, अगर क्या है आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 किससे रिलेटेड था? जो हम ये नॉर्मल रिटर्न भरते हैं मंथली, अगर आपकी ये मंथली रिटर्न बनती है भरने पर आप नहीं भर रहे हो पेरियोडिक रिटर्न, तो उस केस में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप सेक्शन 45 या 46 के अंदर आपका रिटर्न भरना बनता है लेकिन आप नहीं भर रहे हो, यानी अगर क्या है आपको जो फाइनल रिटर्न भरनी है या फिर आपको जो रिटर्न भरनी है एनुअल रिटर्न की, अगर आपकी एनुअल रिटर्न भरनी बनती है या फाइनल रिटर्न भरनी बनती है और आप उनको नहीं भर रहे हो, तो उस केस में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुरू की जा सकती है। सेकेंड प्रोविज़न है बेस्ट जजमेंट बाय
प्रॉपर ऑफिसर, यानी जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, अगर क्या है इनमें से कोई भी सर्कमस्टांसेस हो गई हैं तो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी रिलेवेंट मटेरियल उसके पास गैदर्ड है, उसके पास रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट जजमेंट को स्टार्ट कर सकता है। थर्डली, टाइम लिमिट, कि कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे वो बेस्ट जजमेंट जो है आपकी स्टार्ट करवानी पड़ेगी, यानी ऑर्डर देना पड़ेगा आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। तो उस जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास 5 साल का टाइम होता है, यानी जिस टाइम आपने रिटर्न नहीं भरी, देखो जिस पर्टिकुलर साल की आपने रिटर्न नहीं भरी उस साल के ख़त्म होने के बाद 5 साल तक का टाइम होता है डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, कि वो ऑर्डर पास कर सके कि इस पर्सन की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाए। ऐसा नहीं कि 15-20 साल बाद कभी भी वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके पास कर देगा कि इनकी करो। 5 साल तक के अंदर अंदर ही जो है उसको बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर जो है पास करना पड़ेगा। एंड लास्ट प्रोविज़न है डीम्ड विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यानी किन केसेस में जो वो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा बेस्ट जजमेंट का, कि अगर क्या है वो जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन है वो इस जब नोटिस पास हुआ कि इस पर्सन की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाए, उस नोटिस पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न भर देता है। उसके ऊपर असेसमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की। अगर उस नोटिस के इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रिटर्न को भर देता है तो उस केस में जो ऑर्डर है वो वापस हो जाएगा। या फिर अगर क्या है प्रॉपर ऑफिसर को खुद से ये लगता है कि जो उसने ये पास किया है बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर ये सही नहीं है, गलती हो गई है उससे, गलती से इस पर्सन के ऊपर ये पास कर दिया गया है, तो उस केस में भी जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ मान लिया जाएगा। लेकिन देखो अगर क्या है उसने रिटर्न को फाइल किया है इसलिए उसका जो ऑर्डर है वापस हुआ है, तो उस केस में इंटरेस्ट तो उसको देना पड़ेगा जितना उसने लेट पेमेंट किया है। ऑर्डर तो चाहे वापस हो जाएगा बट इससे उसकी जो इंटरेस्ट की पेनल्टी है वो रिमूव नहीं होगी। ये था आपका असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, कि अगर क्या है आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर बेस्ट जजमेंट करवा सकता है। 5 साल के अंदर अंदर उसे ये करवाना होगा। और अगर क्या है आप रिटर्न भर देती हो या उसे लगता है उसने गलती से ऑर्डर पास कर दिया है तो वो उस ऑर्डर को वापस ले सकता है। सेकंड केस है कि अगर क्या है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जबकि आपका रजिस्टर होना बनता था तो भी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। यहाँ पर सर्कमस्टांसेस क्या क्या होंगी, फर्स्टली अगर क्या है आपका बनता है रजिस्ट्रेशन लेना लेकिन आप फेल हो गए हो रजिस्ट्रेशन करवाने में, यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपके की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। एंड सेकेंडली अगर क्या है आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसल हो गया है और आपका टैक्स के पे करना बनता है, यानी किसी वजह से आपने कुछ गलती की जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया जबकि आपका टैक्स पे करना बनता है, आप लायबल हो कि जीएसटी को पे करो, तो उस केस में भी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। अब अगर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो कैसे होगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उसके बेस पे वो क्या कर सकता है बेस्ट जजमेंट आपके पास कर सकता है। और उसके पास टाइम लिमिट कितनी होगी, उसके पास टाइम लिमिट होगी 5 साल तक की ही यहाँ पर भी होगी, यानी जब क्या है आप फेल हुए होगे रिटर्न भरने में, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जैसे यहाँ पर था कि जब की रिटर्न आपने नहीं भरी है क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड थे, जिस टाइम आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी आपने नहीं भरी होगी, तो जिस टाइम आपने वो रिटर्न नहीं भरी है उस रिटर्न उस साल के ख़त्म होने के बाद 5 साल तक का टाइम होगा डिपार्टमेंट के पास कि वो क्या कर सके आपकी बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर पास कर सके। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर यहाँ पर तब तक पास नहीं किया जा सकता जब तक उस सामने वाले पार्टी को बोलने का मौका ना दिया जाए कि क्यों उसने ऐसा किया, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे देनी पड़ेगी। यही है आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, यानी जैसा प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट जजमेंट वो कर सकता है। पहले हमने बात की नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न की, फिर हमने बात की कि अगर पर्सन ही अनरजिस्टर्ड है उसका जबकि उसका रजिस्टर्ड होना बनता है तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास हो सकती है। लास्ट है आपकी समरी असेसमेंट। तो देखो समरी असेसमेंट क्या है
जब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसा कोई रीज़न हो कि उसे लगता है कि इस पर रिवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी डिपार्टमेंट की रिवेन्यू कम हो रही है और किसी पर्सन की असेसमेंट करना एट प्रेजेंट ज़रूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की असेसमेंट के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं और उस असेसमेंट को नाम दिया जाता है समरी असेसमेंट। यानी जब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास इस बात के एविडेंस हैं जो ये बात शो करते हैं कि टैक्स लायबिलिटी एक पर्सन की बनती है लेकिन क्या है, उसने पे नहीं की है और रिवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन की असेसमेंट करना ज़रूरी है, तो उन सफिशिएंट ग्राउंड पे जो उसे सही लगते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। जो आपकी समरी असेसमेंट है वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन 64 में। जो भी पर्सन होगा जो असेसमेंट ऑर्डर को पास करेगा, इसकी समरी असेसमेंट को, वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक क्या है, उसको इस बात के लिए एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर की परमिशन नहीं मिल जाती। यानी सरकमस्टांसिस क्या होंगी यहाँ पर ऑर्डर पास करने की, जब क्या है, रीज़न होगा प्रॉपर ऑफिसर के पास ये बिलीव करने का कि रिवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, तो वो इस ऑर्डर को पास कर सकते हैं। सेकेंडली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि परमिशन होनी ज़रूरी है, या तो एडिशनल कमिश्नर की या तो फिर जॉइंट कमिश्नर की, उसके बिना ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता। थर्डली लायबिलिटी ऑफ पर्सन की, किस पर्सन की लायबिलिटी बनेगी, तो देखो वैसे तो टैक्सेबल पर्सन क्या है, वही लायबल होगा कि जो भी यहाँ पर टैक्स बनेगा समरी असेसमेंट में वो उसे पे करे। लेकिन अगर क्या है, किसी रीज़न से ये पता नहीं लगाया जा सकता किसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में टैक्स किसको पे करना चाहिए, तो उस केस में उन गुड्स के बारे में जिनके ऊपर हम टैक्स की बात कर रहे हैं, वो गुड्स जिसके पास होंगी, यानी जो उनके जिसके इंचार्ज में वो सामान रखा होगा, उसी पर्सन के ऊपर टैक्स उसका लगा दिया जाएगा, यानी वही पर्सन लायबल मान लिया जाएगा। एंड लास्टली कब जो है ये जो ऑफर है, जो ये ऑर्डर है, ये विड्रॉ हो जाता है, तो अगर क्या है, ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो वो पर्सन क्या है अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है, यानी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर देता है, या फिर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो एरनियस है, वो ठीक नहीं है, तो वो अपने आप भी इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं। यानी समरी असेसमेंट तब पास की जाएगी जब रिवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ज़रूरी होगा। इसके लिए परमिशन चाहिएगी एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर की, लायबिलिटी होगी उस पर्सन की जिसकी असेसमेंट की जा रही है, और अगर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए कि कौन लायबल होना चाहिए, तो जिसके इंचार्ज में वो सामान रखा होगा वो लायबल होगा। और अगर क्या है, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है उसके ऊपर असेसमेंट पास करके, या फिर जो वो पर्सन है ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर देता है, अपने खुद के मोशन पर इस बात के लिए एप्लीकेशन दे देता है, सारी चीज़ों को ठीक कर देता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर असेसमेंट को विड्रॉ कराया जा सकता है। तो ये थी आपकी असेसमेंट, यानी कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि असेसमेंट का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी एक्ट, कि आपकी सीजीएसटी एक्ट के अंदर कितनी लायबिलिटी बनती है इसको कैलकुलेट करना, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट होकर किसी की है, री असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है, समरी असेसमेंट है, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ये सारी भी इस असेसमेंट के अंदर इंक्लूड मानी जाती हैं। यानी असेसमेंट का मतलब है डिटरमाइन करना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, और जितनी भी असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है ये सारी भी असेसमेंट के अंदर ही आती हैं, असेसमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। आई होप असेसमेंट आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।